नमस्कार, T24 के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद को लेकर सियासी माहौल हुआ गर्म। सपा ने राष्ट्रपति पद के लिए अब्दुल कलाम का नाम किया पेश। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाए जाने की मुहिम हुई तेज। अदालत का दरवाजा खटखटाएगा विश्व हिंदू परिषद। और लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह होंगे नए सेनाध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। और अब समाचार विस्तार से। देश में राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, राजनीतिक या गैर राजनीतिक? इस बात की चर्चा काफी अरसे से चली आ रही है, लेकिन ज्यादातर पार्टियों का सुझाव है कि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक ही होना चाहिए। ये सुझाव तो अच्छा है, लेकिन हमारी बुनियादी सोच के अनुसार राष्ट्रपति राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, लेकिन राजनीति से ऊपर होना चाहिए। इस बात के चलते समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आगे बढ़ा दिया है और कहा है कि वो बहुत लोकप्रिय है। पेश है खबर। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आगे बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी नेता शाहिद सिद्दीकी ने कहा है कि डॉक्टर कलाम बेहद लोकप्रिय हैं और उनकी काफी इज्जत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी समेत दूसरी पार्टियों से भी बातचीत कर रही है और इस बारे में उन्हें काफी सकारात्मक संकेत मिले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद सिद्दीकी के मुताबिक शरद पवार ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक होना चाहिए। ये सुझाव काफी अच्छा है, लेकिन हमारी बुनियादी सोच है कि राष्ट्रपति राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, लेकिन उसे राजनीति से ऊपर होना चाहिए। वो किसी एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि न होकर पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने इसी सोच के तहत साल 2002 में अब्दुल कलाम का नाम लिया था। हालांकि बीजेपी से हमारे मतभेद थे, लेकिन पार्टी ने उनके इस सुझाव को माना। डॉक्टर कलाम एक सफल और लोकप्रिय राष्ट्रपति साबित हुए हैं। अगर आज भी डॉक्टर कलाम के नाम पर सभी दलों में सहमति बनती है तो हम भी उनके नाम का समर्थन करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति पद के लिए जून-जुलाई में चुनाव कराए जाएंगे। 100 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले ही अर्थशास्त्री होते हुए भी देश को आर्थिक संकट से उबारने में नाकाम रहे हों, पर वित्त मंत्री के लिए वो आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। अमेरिका भारत व्यापार संगठन की तरफ से व्हाइट हाउस को भेजे गए पत्र में प्रणब मुखर्जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के उप सलाहकार द्वारा भारतीय कारोबारी जगत में निवेश का माहौल कमजोर होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत में केंद्र सरकार के राज्य में कोई शून्यता नहीं आई है। विश्व में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज भी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में एक अत्यंत शक्तिशाली और स्वीकार्य प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अमेरिकी कारोबारी जगत में उन सुझावों को खारिज कर दिया कि नेतृत्व की शून्यता के चलते भारत में निवेश का माहौल कमजोर हो रहा है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद की ओर से व्हाइट हाउस को भेजे गए पत्र के बारे में पत्रकारों के सवाल पर मुखर्जी ने कहा कि कुछ संगठनों अथवा संस्थाओं की अवधारणा पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं केवल यही कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में कोई शून्यता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में शामिल होने आए मुखर्जी ने कहा कि भारत में एक अत्यंत शक्तिशाली, मजबूत और स्वीकार्य प्रधानमंत्री है। गौरतलब है कि यूएसआईबीसी के अध्यक्ष और मैग्रा हिल कंपनियों के सीईओ हारोल्ड टेरी मैग्रा तृतीय ने कथित रूप से राष्ट्रपति बराक ओबामा के उप राष्ट्रीय सलाहकार माइक फ्रोमैन को हाल ही में भेजे एक पत्र में कहा है कि भारत में केंद्रीय मंत्री राजनीतिक उथल-पुथल को व्यवस्थित करने में व्यस्त हैं, जबकि शक्तिशाली नौकरशाह देश को चला रहे हैं। पत्र के मुताबिक मैग्रा ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि राजनीतिक शक्ति राज्य के मजबूत नेताओं के हाथ में जा रही है और केंद्र में बनी शून्यता सरकार में ऐसे तत्वों को मुद्दों पर आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है जो भारत के निवेश माहौल के लिए नुकसानदायक है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए चल रहे पहले दौर के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर आसीन होने की उम्मीदों को एक करारा झटका लगा है। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार फ्रांसवा ओलांद ने सरकोजी को पहले दौर में मात दे दी है। वहीं ओपिनियन पोल की माने तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसी चुनाव के दूसरे दौर में भी वो सरकोजी से आगे ही रहेंगे। अपनी इस हार को सरकोजी पचा नहीं पा रहे हैं और वो अपने प्रतिद्वंदियों को खुली बहस के लिए ललकार रहे हैं। गौरतलब है कि 1958 के बाद ये पहली बार देखने को मिला है कि जब कोई राष्ट्रपति पद पर कायम रहते हुए किसी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा हो।
सरकोजी की किस्मत का फैसला 6 मई को होने वाले दूसरे दौर के बाद ही होगा, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि सरकोजी इस पद पर बने रहते हैं या फ्रांस को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव के पहले दौर में निकोलस सरकोजी पिछड़ गए हैं। सोशलिस्ट पार्टी के फ्रांसा ओलाद ने उन्हें हरा दिया है। पहले दौर में पिछड़ने के बाद सरकोजी जहां दूसरे उम्मीदवारों को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे रहे हैं, वहीं ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है कि निकोलस सरकोजी चुनाव के दूसरे दौर में भी ओलांद से हार जाएंगे। पहले दौर में फ्रांसवा ओलांद को 27.9% वोट मिले, जबकि राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 26.7% वोट ही मिले हैं। जानकारों के मुताबिक साल 1958 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हुए कोई उम्मीदवार चुनाव के पहले दौर में पिछड़ा हो। पहले दौर में हार के बाद निकोलस सरकोजी के तेवर बदल गए और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा है कि अगले 2 सप्ताह बिना किसी बनावट और पाखंड के चर्चा होनी चाहिए। फ्रांसीसी लोगों के सामने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मेरे और मेरे प्रतिद्वंद्वी के बीच सार्वजनिक बहस होनी चाहिए ताकि पता चले कौन कहां खड़ा है। फ्रांस को सच जानने का अधिकार है। वहीं पहले दौर में जीत की खुशी में उत्साहित ओलांद ने कहा कि जनता ने अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए उन पर भरोसा जताया है। गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में एक और उम्मीदवार मरीन ले पेन पहले दौर में करीब 19% वोट पाने में कामयाब रहीं। ले पेन फ्रांस में बाहरी लोगों की मौजूदगी के मुद्दे पर वोट मांग रही हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मैदान में 10 उम्मीदवार थे, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी 50% या अधिक वोट न मिलने पर अब दूसरे दौर का मतदान 6 मई को होगा। फ्रांस में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति सरकोजी साल 2007 से सत्ता में हैं। राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में रविवार को 5.25 करोड़ लोगों ने मतदान किया। फ्रेंच राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पांडिचेरी के 5000 लोगों ने भी वोट डाले। पांडिचेरी 1954 तक फ्रांस का हिस्सा था और अब भी 5000 से ज्यादा लोग फ्रांस के मतदाता हैं। इन लोगों को फ्रांस सरकार ने 1954 में भारतीय नागरिक बनने या फ्रेंच नागरिक बने रहने का विकल्प दिया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगले दौर का मतदान 6 मई को होगा। प्रतिस्पर्धा के इस युग में नौनिहालों का बचपन कहीं खो सा गया है। खेलने कूदने के नाजुक उम्र में इन मासूमों के कंधों पर भारी भारी बस्तों का बोझ लादा जा रहा है, जिससे बचपन में ही इन बच्चों में पीठ दर्द जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक संस्था द्वारा किए गए सर्वे में यह दावा किया गया है कि 5 से 12 साल के बच्चों को स्कूल बैगों के अतिरिक्त बोझ के चलते इस उम्र में पीठ दर्द जैसी परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है। गौरतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन निजी स्कूल इन नियमों की अनदेखी करते हुए मनमानी करने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। उद्योगपतियों की संस्था एसोचैम के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 5 से 12 साल के 82% बच्चों पर स्कूल बैग का बोझ जरूरत से ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक बच्चों के कंधों पर अपने वजन से 35% ज्यादा बैग का बोझ होता है, जबकि सरकारी नियम कहते हैं कि वजन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देश के 10 बड़े शहरों में किए गए सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि ज्यादातर स्कूल सरकार के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि बच्चे पीठ दर्द के शिकार हो रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 10 साल से नीचे के 58% बच्चों को पीठ दर्द की शिकायत रहती है। लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में दर्द के ज्यादातर मामले देखे गए हैं। सेना प्रमुख वीके सिंह के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद नए सेनाध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि 2005 में विक्रम सिंह की नियुक्ति को लेकर गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी, जिसके चलते उन्हें सेनाध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें सेनाध्यक्ष बनाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की बतौर सेनाध्यक्ष नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने सोमवार को लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के सर्विस रिकॉर्ड देखने के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए कहा कि जनहित याचिका खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह को बतौर सेनाध्यक्ष नियुक्त करने से पहले उनके तमाम रिकॉर्ड कैबिनेट के सामने रखे गए थे। गौरतलब है कि कई याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उत्तराधिकार योजना के नाम पर नवनियुक्त
सेना प्रमुख विक्रम सिंह की नियुक्ति को लेकर वर्ष 2005 से ही गड़बड़ी की गई, जब उन्हें मेजर जनरल के रूप में प्रोन्नत किया गया। जस्टिस R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करने से पहले इस मामले में 6 अन्य क्षेत्रीय सैन्य कमांडरों के रिकॉर्ड भी देखे, जो जनरल V.K. सिंह की 31 मई को सेवानिवृत्ति के बाद नए सेना प्रमुख बनने की दौड़ में थे। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के खिलाफ कई लोगों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसमें सेना के पूर्व अधिकारी और नौकरशाह शामिल थे। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।